Hello everyone and once again welcome back. We are discussing previous year questions asked in different competitive exams that are based on pronoun. And this is the fifth lecture. Let's begin without wasting our time. Example number 1. I'll spend my rest of remaining life in my native village. Now see. मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिख दिया योर डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में लोग जनरली ऐसे यूज कर लेते हैं लेकिन ये एक्सप्रेशन गलत है। इसको अगर हिंदी बनाए तो क्या बनेगा, तुम्हारे दिन का जन्म होना क्या चाहिए, तुम्हारे जन्म का दिन। यानी कि ये जो योर आप पोजीशन दिखा रहे हैं जिस पर्सन का, उसके बर्थ की बात हो रही है, तो ये योर इस डेट के साथ न लग करके बर्थ के साथ लगना चाहिए। यानी ये एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगा कि डेट ऑफ योर बर्थ। अब जब तुम्हारे बर्थ की बात हो रही है तो ये पूरा का पूरा जो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनना वो इस नाउन को डेफिनेट बना देता है। डेट भी किसका होगा, तुम्हारे ही बर्थ का होगा। तो जिसको बताया जा रहा है उसको और बोलने वाला दोनों के लिए ये पर्टिकुलर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है डेफिनेट बन जाएगा। तो जब डेफिनेट बन जाएगा तो विल हैव टू यूज आर्टिकल द। अब यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ। ये जो रिमेनिंग लाइफ लिखा गया है किसका है, मेरा है। तो ये जो माई है वो यहां न लग करके माई रिमेनिंग लाइफ होना चाहिए। तो ये जो रेस्ट ऑफ लाइफ है किसका है, मेरा है, तो फिर डेफिनेट हो गया, तो फिर द यहां लगाना पड़ेगा। तो वेयर इज द एरर, रेस्ट ऑफ माई रिमेनिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 में एरर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जाम्पल्स मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसी न किसी एग्जाम्स में कभी न कभी पूछे गए हैं। यू विल हैव टू बी फोकस्ड। तो ऐसा नहीं कि मैं इधर इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो आप अपना दिमाग ही न लगाएं। मैं इसका एक्सप्लेनेशन जब करता रहूं उस वक्त आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने के बाद खुद एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं तो आंसर बता ही दूंगा इसका। अब आते हैं इसमें आगे थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 2 पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। It is I who am responsible for the success of the organization. The particular example is based on sentence improvement. What does it mean? इसका मतलब ये होता है कि if the underlined part of the sentence is correct और दूसरा जो दिया गया है वो भी अगर करेक्ट है तो दोनों में बेहतर कौन सा है। कई बार ये भी देखने को मिला, कई बार ये देखने को मिलेगा कि दिस इज इनकरेक्ट, तब तो भाई जो उठाना है उठा ही लीजिए। आइए समझते हैं। हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट आएगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स दैट एंटीसीडेंट एंड अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट वी यूज अ वर्ब। किसी भी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी वर्ब यूज करते हैं। तो एम इज ओके। एक बात तो क्लियर है कि इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये मी नहीं आएगा बिकॉज द रिलेटिव प्रोनाउन इज रिटन इन सब्जेक्टिव केस। तो जो एंटीसीडेंट है दैट विल आल्सो बी इन सब्जेक्टिव केस। इट इज आई विच इज, तो आई देखिए इसमें दो एरर है। पहला कि आई इज अ ह्यूमन बीइंग, डेड बॉडी तो है नहीं है। विच अदर देन ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है तो पहला एरर तो ये है। दूसरा दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन सो दिस विल बिकम एन एंटीसीडेंट। तो अगर ये एंटीसीडेंट है तो इसके साथ इज नहीं आएगा, एम आएगा। इट इज मी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होते आई चाहिए, दूसरा अगर आई लगाएंगे भी तो वहां पे हमको एम चाहिए, तो गलत हो गया। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, no improvement required. Now let's talk about this particular example. This example is also based on sentence improvement. The magistrate acquitted him of all charges and set him free. Set somebody free का मतलब होता है किसी को आजाद कर देना। acquit वर्ड जो वहां पे दिया गया है acquit, इसका मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, जो भी आरोप लगे हैं उसको हटा देना। तो जिसको भी आप अक्विट करते हैं वो इसका ऑब्जेक्ट होता है, और जिस चीज से आप उसको अक्विट करते हैं वो ऑफ प्रेपोजिशन के बाद लिखा जाता है। यानी कि अगर मैं लिख दिया कि अक्विट हिम ऑफ ऑल द चार्जेस, यानी कि जो भी चार्जेस वहां लगे हुए हैं उसके खिलाफ, उससे उसको दोष मुक्ति मिल गई। तो अक्विट के बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस आया है, ऑफ के साथ यहाँ पे ऑल चार्जेस भी आया, यानी कि सेंटेंस तो ग्रामेटिकली लॉजिकली दोनों तरीके से सही हो गया। इट मीन्स
इसमें हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 3। अब ये वाला स्प्लिट क्या दिया गया, आइडेंटिफाई द सेगमेंट, इसका क्वेश्चन आगे है, देख लेते हैं उसे, क्वेश्चन नंबर 3 को। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स। आइए मैं आपको कुछ समझाता हूं। अवेल है इसके साथ एक सेल्फ प्रोनाउन आपको लगाना होता है, और जिस चीज का आप अवेल करते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब कि खुद को किसी चीज का फायदा दिखाइए। ऐसे ही एक वर्ब है एंजॉय, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट, प्रेजेंट, हर्ट, अब कुछ वहां पे लिखे दिया, इसे हम लोग एटसेट्रा कर देते हैं। ये ऐसे कुछ वर्ब्स हैं कि ये ट्रांसिटिव वर्ब्स कहे जाते हैं। एंड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर एनी ऑफ द वर्ब्स रिटन देयर, तो हमें उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ट्रांसिटिव वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के तो आते नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो बेस्ट अप्रोच ये होता है कि इन वर्ब्स का जो भी सब्जेक्ट हो उसी सब्जेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे सेल्फ प्रोनाउन लगा दीजिए। लेट अस सपोज द सब्जेक्ट इज आई, तो उधर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा ऑब्जेक्ट के केस में माई सेल्फ, वी आर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ। तो जैसा सब्जेक्ट उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लगा देंगे उसका सेल्फ प्रोनाउन, जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और उस सेल्फ प्रोनाउन का नाम हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। यू शुड अवेल, अवेल के बाद जिस चीज का फायदा उठा रहे हो वो डायरेक्ट आ गया, लेकिन वो तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आना चाहिए था, सेल्फ भी लगाना पड़ेगा, तो यू शुड अवेल yourself of this opportunity. This would be the correct answer. So which part has got the error? Avail yourself, ये वाला ऑप्शन नंबर 3। Now let me give you some more examples. Suppose मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, I am absent from the class। ये रहा एक एग्जांपल। एक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूं मैं कि I absented from the class। Now be careful, ये जो दो टर्म्स मैंने अभी कुछ देर पहले लिखे थे, एब्सेंट एंड प्रेजेंट, ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारे, ये एडजेक्टिव्स भी हैं और यही वर्ब्स भी हैं। दीज आर बोथ एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। अब जैसे हमें सबसे पहले सेंटेंस में पहचानना पड़ेगा कि कहाँ वर्ब है कहाँ एडजेक्टिव है, तो ईडी फॉर्म अगर लग गया तो एक बात तो क्लियर ही है कि ये वर्ब है। तो जब ये वर्ब है, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब, एंड इफ इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब इट मस्ट बी फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया ही नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, and if it is a preposition, the class will be the object of the given preposition, so we'll have to use an object over there. So there is a subject and based on subject you will have to use object, और वो ऑब्जेक्ट बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सो whenever subject and objects are same, use reflexive pronoun. तो what is the reflexive pronoun of the term I? That is myself. अब इस एग्जांपल की बात करें तो am is a linking verb, and if it is a linking verb, absent becomes adjective। तो जब एडजेक्टिव है तब हमको उसके बाद कोई सेल्फ प्रोनाउन नहीं लगाना है, जब वो वर्ब है तभी उसके बाद हमें सेल्फ प्रोनाउन लगाना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 5, ये भी देख लीजिए। हर हार्ड वर्किंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन, ये क्या कोई गड़बड़ हो गया है क्या? इज डेफिनेटली, हर हार्ड वर्किंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर हैंड राइटिंग। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा, ये हैंड राइटिंग में क्या मतलब क्या निकल रहा है? हर हैंड राइटिंग इज डेफिनेटली मोर ब्यूटीफुल देन योर। अब एक बात समझिए, ये जो योर दिया गया है, ये योर है एक डिटर्मिनर, तो जाहिर सी बात है कि अगर वहां पे किसी की हैंड राइटिंग है तो आगे भी किसी की हैंड राइटिंग ही होनी चाहिए, तो ये तरीका तो गलत हो गया। तो वहां पे हैंड राइटिंग है तो होना यहाँ पे चाहिए था योर हैंड राइटिंग, ये इतना बन गया योर हैंड राइटिंग। लेकिन एक बार जब वहां नाउन आ चुका है तो बेहतर ये होगा कि योर हैंड राइटिंग न लिख करके आप इसको योर्स लिखते हैं, योर्स। योर्स का मतलब हो जाएगा योर हैंड राइटिंग।
हो सकता है कि आप में से किसी के मन में आ गया हो कि सर इसे यू बना दिया जाए, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। इफ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट समबडीज हैंडराइटिंग, तो जाहिर सी बात है कि उधर भी हम जिसकी बात करेंगे दैट विल नॉट बी अ पर्सन, दैट विल बी रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू द पर्सन। तो वो हैंड राइटिंग की बात तो रही है, तो अंडरस्टूड तो भी हैंड राइटिंग नहीं होगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया? द एरर लाइज इन पार्ट 2। लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 6। Often we ourselves are responsible for our ill health. Now, अब होता क्या है कि ये जो सेल्फ प्रोनाउंस होते हैं, सेल्फ सेल्फ प्रोनाउन मतलब जिसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ हो, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, या ऐसे करके सारे के सारे। ये सेंटेंस में जनरली 4 जगहों पे आते हैं। पहला, या तो सब्जेक्ट के बाद, दूसरा या तो ऑब्जेक्ट के बाद, तब इनको कहा जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन। ये सेंटेंस को एम्फेसाइज करने का काम करते हैं, वही सेल्फ प्रोनाउन। तीसरा प्लेस जो इनका होता है या तो किसी वर्ब के बाद होता है या फिर किसी प्रेपोजिशन के बाद, उस केस में हम लोग इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यही 4 जगह है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लिखा गया है, तो इसका ये मतलब है कि अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो वी का तो आर सेल्फ ही होता है, ये तो होता नहीं, तो कट ही गए। सेल्फ सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है सेल्व्स, तो वी प्लूरल है, तो इसके साथ सेल्फ न लग करके हम यूज करेंगे सेल्व्स। तो ऑप्शन नंबर 4, नो इंप्रूवमेंट, द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें कहीं से कोई एरर नहीं था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 7। either of these two roads lead to the post office. Now see, ये जो टर्म्स होते हैं either, neither, either, neither, each, each, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर भी होते हैं। तो अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं आया तो ये प्रोनाउन है। अब ये नाउन की तरह ट्रीट हो चाहे डिटरमिनर के ट्रीट हो, जिस भी जहां पे भी सेंटेंस में यूज होंगे, और अगर वर्ब आएगा तो दैट विल बी सिंगुलर एंड प्रोनाउन विल आल्सो बी सिंगुलर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। अब यहाँ पे आइदर देखा जाए तो इट इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, इट मींस इट इज अ प्रोनाउन। तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा इस प्रेपोजिशन को ऑफ टू रोड्स, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। तो वेयर इज द सब्जेक्ट? आइदर। अगर वो सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। तो ईच, आइदर, नाइदर के लिए जो आप वर्ब यूज करते हैं दैट इज सिंगुलर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। तो लीड विल बी लीड्स। तो वेयर इज द एरर? पार्ट 3। एग्जाम्पल नंबर 7 में एरर है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब इसे देखते हैं 8वां। ईच ऑफ द नॉटी बॉयज वर पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था, ईच, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। इसका मतलब है कि वन एट अ टाइम। तो सिंगुलर हो गया तो आगे जो भी बात आप करेंगे वो वर्ब और वो प्रोनाउन दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। अब इस एग्जांपल में फिर से ये प्रोनाउन ही है, क्योंकि आगे प्रोनाउन प्रीपोजिशन आ गया है। तो द नॉटी बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया, तो ईच सिंगुलर है, तो वर्क की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? वॉज। तो वेयर इज द एरर? एरर, अच्छा देखिए, एक कहने का मतलब तो ये है कि वॉज वाले तो इसमें ये वर वाला तो कट गया, दैट इज रॉन्ग, दैट इज वाई नो इंप्रूवमेंट इज रॉन्ग। अब देखिए वॉज वाले हमारे पास दो दो आ गए, एक में दिया गया वॉज पनिशिंग और दूसरा दिया गया है वॉज पनिश्ड। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो ये जो बाई है ये एक प्रेपोजिशन है जो कि डूअर को रेफर कर रही है। तो डूअर कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल साहब। तो जाहिर सी बात है कि जो डूअर है इस सेंटेंस में वो प्रिंसिपल है, तो यानी कि ये जो ईच ऑफ द नॉटी बॉयज जो लिखा गया है वो रिसीवर हो गए। रिसीवर होने के लिए सेंटेंस को लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए आपको लगाना पड़ेगा एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ बी फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तभी वो पैसिव बनेगा। तो बी के साथ थर्ड फॉर्म यानी कि ये वॉज फॉर्म आया है बी का यहाँ पर, तो वॉज पनिश, तो वॉज पनिशिंग नहीं बनेगा, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9 की। नो वन हैव एवर पेड मी सच अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, दैट्स वेरी इजी। आपने एक टर्म सुना होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, गड़बड़ लिख दिया स्पेलिंग, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं, जैसे समवन, somebody, no one,
nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, no one. no one लिख दिया है क्या? हाँ ठीक है, no one तो ठीक ही है फिर वहां पे। ये हमारे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसीडर किए जाते हैं। अगर ये किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो जाए तो इनका वर्ब और इनका प्रोनाउन ये दोनों के दोनों जो भी इनके लिए आएंगे वो सारे के सारे सिंगुलर ही होंगे। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो नो वन लिखा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो इट विल टेक अ सिंगुलर नंबर वर्ब इन प्लेस ऑफ हैव यूज हैज। सो वेयर इज द एरर? एरर लाइज इन पार्ट 3। आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या एरर है भाई, ये भी समझ लिया जाए। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom autobiography impressed you so much? The particular sentence has been divided into 4 parts 1 2 3 4। अच्छा, इन चारों में से किसी एक में एरर तो है क्योंकि नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर इसमें नो एरर का ऑप्शन है ही नहीं तो एक बात तो तय है कि एरर है और उसी एरर को हमको ढूंढना है। आइए समझ लेते हैं जरा। कहना कुछ ऐसा है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी, ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्वामी आ गया। यहाँ पे देखिए कि एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यहाँ पे फिर एक नाउन आ गया। जब यहाँ पे नाउन आ गया तो हम सबको एक बात पता है कि नाउन एंड प्रोनाउन दोनों एक साथ नहीं आते। अगर यहाँ पे नाउन है तो हमको यहाँ एडजेक्टिव में डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, तो वो जो है पोजीशन बताने वाला डिटर्मिनर बनेगा हुज। तो एरर किस वाले पार्ट में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। हुम बायोग्राफी न ऑटोबायोग्राफी ना होकर के हुज ऑटोबायोग्राफी आपको लगाना पड़ेगा। तो पार्ट 2 हैज गॉट द एरर। Let us talk about example number 11. The magic fountain is renowned for spectacular light and music shows. अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इट्स, देयर, हिज, इट्स। इन्हीं चारों में से किसी एक को यूज करके इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो आइए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। द मैजिक फाउंटेन की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, and if that is a singular number subject the use of there is incorrect, right? now is renowned, ये देखिए वर्ब आया हुआ है यहाँ पे। अगर ये फॉर आया है तो फॉर का ऑब्जेक्ट तो या तो नाउन हो, ये तो ऑब्जेक्ट ही आएगा कोई ना कोई, वो या तो नाउन होगा या तो कोई ना कोई एक प्रोनाउन होगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इसके सारे आगे सब ये ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ये जब ये ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं तो इसके पहले हमको चाहिए डिटर्मिनर। अच्छा, एक बात और है कि वो अदर देन ह्यूमन बीइंग है तो हिज वाला ऑप्शन भी चला गया। अब बच गया इट्स और बच गया ये वाला इट्स। तो ये वाला जो इट्स होता है ना, ये डिटर्मिनर नहीं होता है, ये इट इज या इट वाज का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, तो फिर ये इनकरेक्ट हो गया, फिर बचेगा ये। तो इसको रिलेट करने के लिए जो प्रोनाउन जो एडजेक्टिव आपने यूज किया, जो डिटर्मिनर आपने यूज किया, वो इट्स अपॉस्ट्रॉफी वाला नहीं होगा, वो होगा इट्स, ये वाला इट्स होगा। कहाँ गया? बिना बिना अपॉस्ट्रॉफी वाला, और ये बन जाएगा आपका एक करेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं भाई। एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वाज इन देयर प्लेस। इस सेंटेंस में भी एरर तो तय है कि है। क्यों? क्योंकि नो एरर लिखा ही नहीं है, तो एरर तो ढूंढना ही पड़ेगा हमें। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया था कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, अगर हम इसे किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो यूज किया गया है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये प्लूरल है, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल तो गड़बड़ा जाएगा क्योंकि तो हमको सिंगुलर यूज करना है, एवरी आया हुआ है, तो इसको हटा करके हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हिज। अच्छा, हो सकता है किसी के मन में एक डाउट हो कि सर यहाँ पे तो एंड लगा करके एवरी सोल्जर और एवरी ऑफिसर लिखा गया है, तो 2 लोग हो गए कम से कम। देखिए मैं बता रहा हूँ, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो हम ना एवरी सोल्जर और एवरी ऑफिसर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। ये 100% लगा है तो 3 से तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि एवरी 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो मिनिमम तो 3 होंगे ही। तो एट अ टाइम हम एक एक की ही बात कर रहे हैं, तो जब हम एट अ टाइम एक एक की बात कर रहे हैं, एक ही इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोनाउन हमें लगाना पड़ेगा सिंगुलर नंबर। क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है तो इसके लिए या तो हमें ही फैमिली लगानी पड़ेगी या तो शी फैमिली। तो दोनों में से आप चाहे तो जो भी लगा लें, लेकिन जेंडर ना पता होने पर ही फैमिली को हम प्रीफर कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा होता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑफिसर और सोल्जर से जेंडर तो पता ही नहीं चल रहा है हमको कि क्या है, लेकिन यहाँ पे अगर ईच बॉय एंड ईच गर्ल लिखा रहा होता ना, तब हम यहाँ पे हर लगाते, हर फैमिली का प्रोनाउन। क्यों?
जब कभी दो अलग-अलग जेंडर यहाँ पे क्लियर कर दे, यहाँ बॉय लिख दे, यहाँ गर्ल लिख दे, तब जो यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर लगाएँगे ना, जो पास वाला रहेगा सब्जेक्ट, अगर लड़की है तो शी फैमिली, लड़का है तो ही फैमिली। जेंडर ही नहीं पता चल रहा है तब भी ही फैमिली लगेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बिना मतलब बड़ा हो जाएगा कोई मतलब है नहीं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग दूसरी क्लास में करेंगे, यानी कि वो क्लास हमारी शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 13 से 25 तक। ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर।